हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ हस्त पुष्ट होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों 2012 का सेट 2, जिसमें से एक क्लास हम लोगों की हो चुकी है। उसमें 10 क्वेश्चन करा दिया गया है और अब ये उसका पार्ट 2 है, जिसमें से आज हम लोग 11 से लेके 20 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? ठीक है, तो इसका ये है कुमारगुप्त प्रथम, चक्रपालित दिया गया है, कनिष्क का दिया गया है अर्दोभो, और कथोकीस का दिया गया बलराम, और क्षतप रसूल का दिया पल्लास। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्योंकि ये सुलेमित नहीं है। ठीक है, ये सुलेमित नहीं है। और ये कनिष्क, आर्थोक्लीस और क्षत्रप रासक्लज ये सुलेमित है। ओके दोस्तों, तो हम पहले बता देते हैं कि इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, जो ये PYQ सीरीज चल रही है UGC नेट हिस्ट्री की। तो इसकी आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी प्लेलिस्ट में से वीडियो देख सकते हैं, जिसमें से 2011 के सारे PYQ ख़त्म करवा दिए गए। 2012 का चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों से प्रतिपादित करने से सिद्ध होता है? तो पुष्यमित्र, शर्वतात, समुद्रगुप्त और प्रवरसेन दिया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रवरसेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए व्याख्या देखते हैं। वाकटक शासक प्रवरसेन ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। किसने? प्रवरसेन ने। जिसका औचित्य उसके अश्वमेध यज्ञ सहित वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है। ज्ञातव्य है कि प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था और सम्राट की भी उपाधि धारण की थी। किसने? प्रवरसेन ने सबसे ज्यादा 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अब ये है, देखते हैं। शैलेंद्र राजा कौन है? शैलेंद्र राजा श्री बालपुत्र द्वारा नालंदा निर्मित एक विहार के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय शासकों ने 5 ग्राम दान में दिए थे? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, हर्ष, देवपाल, भास्कर। इसका ऑप्शन सी देवपाल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देवपाल, जिसका शासनकाल था 810 से 850 ईस्वी तक। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए गए थे। विदित है कि देवपाल ने आनंदपुरी प्रसिद्ध ये जो बिहार में है बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। किस चीज का? देवपाल ने ओदंतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, पूरा क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये इसका प्राचीन नगर है और इसका आधुनिक प्रतिनिधि कौन, मतलब कहाँ पर है? ठीक है, ये दशपुर, द्वारसमूत, माध्यमिका, समापा, और इधर दिया गया है हेलीबिड, मंदसौर, नगरी, जौगढ़। तो ये दशपुर है दोस्तों, ये है मंदसौर नगर। ठीक है, दशपुर मंदसौर नगर। और द्वार समुद्र है, ये हेलीबिड है। और माध्यमिका है नगरी, और समापा है जौगढ़। मतलब इसके प्रतिनिधि के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ये देखिए, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो इसका राइट आंसर ए रहेगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं व्याख्या। दशपुर अवंती का प्राचीन नगर था, जिसकी पहचान आधुनिक मंदसौर से की जाती है।
द्वार समुद्र आधुनिक हेलेविड का प्राचीन नाम था। यह होयसल वंश के राजाओं की राजधानी थी। किसकी? होयसल वंश के राजाओं की राजधानी थी। समापा का उल्लेख अशोक के धौली और जौगढ़ से मिलता है। ठीक है, इसमें रिलेशन क्या क्या है ये बताया गया है। कैसे? धौली और जौगढ़ से मिलता है। जौगढ़ के शिलालेखों में तोसली के साथ मिलता है। किससे? शिलालेखों में तोसली के साथ मिलता है। समापा में अवस्थित संभवतः उड़ीसा के पुरी जिले में थी। क्या? और उड़ीसा के पुरी जिले में थी। माध्यमिका राजस्थान के चित्तौड़ के निकट स्थित एक प्राचीन नगर था जिसे वर्तमान में नगरी नाम से जाना जाता है। क्या? जिसे वर्तमान में किससे? वर्तमान में नगरी नाम से जाना जाता था। जो राजस्थान माध्यमिका राजस्थान के चित्तौड़ के निकट स्थित थी उसे अभी नागरी नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सी? नगरी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उरेयूर, बी मदुरा, सी तंजौर, डी कांची। तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही है, मदुरा में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? मदुरा में स्थित है। व्याख्या देखते हैं। तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ मदुरा थी जिसके अध्यक्ष नकीरर थे। कौन थे दोस्तों? जिसके अध्यक्ष नकीरर थे। पांड्य शासकों द्वारा इसे संरक्षण मिला था। किसकी तरफ? पांड्य शासकों द्वारा इसे संरक्षण मिला था। उल्लेखनीय है कि प्रथम तमिल संगम भी मदुरा में हुआ जबकि द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ था। प्रथम तमिल संगम मदुरा में हुआ था और द्वितीय संगम पत्रम कपाटपुरम में हुआ था। तो ये है इसकी व्याख्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरब लेखकों ने दक्षिण के किस राजवंश की गणना संसार के 4 सार्वभौम शासकों से की है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मान्यखेट के राष्ट्रकूट। ठीक है, 4 सार्वभौम शासकों से की है, वो मान्यखेट के राष्ट्रकूट हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। अब लेखकों ने दक्षिण में मान्यखेट के राष्ट्रकूट राजवंश की गणना संसार के 4 सार्वभौम शासकों से की है। कितने? संसार के 4 सार्वभौम शासकों से की है। ज्ञात है कि दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और उसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? राष्ट्रकूट की स्थापना की और उसने मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसकी व्याख्या होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजशेखर की कौन सी पुस्तक है? विशाल भंजिका, श्रीहर्ष की नौषधीय चरित्र, महेंद्र वर्मन की कविराज मार्ग और शूद्रक की मृच्छकटकम। देखिए, श्रीहर्ष की विशाल भंजिका की पुस्तक है, ये भी सही है। सॉरी, राजशेखर की ये भी सही है। और ये जो इनका दिया गया है दोस्तों श्रीहर्ष का नौसिंह चरित्र, ये भी सही है। महेंद्र वर्मन का कविराज मार्ग पुस्तक नहीं है। ठीक है, और शूद्रक की मृच्छकटकम ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। महेंद्र वर्मन का मतविलास प्रहसन पुस्तक होगी। क्या होगी दोस्तों? मतविलास प्रहसन पुस्तक होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये कथन और कारण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या दिया? कथन और कारण दिया गया है। पूर्व काल में क्षेत्रीय राजनीति के उदय के साथ साथ दरबारी कवियों किन राजाओं की जीवनी लिखने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था? ठीक है, राजाओं की जीवनी लिखने का प्रारंभ हुआ था। किसमें? पूर्व मध्यकाल में क्षेत्रीय राजनीति के उदय के साथ साथ दरबारी कवियों द्वारा राजाओं की जीवनी लिखने का कार्यक्रम आरंभ हुआ था। ये सही है, कथन ही सही है। आर देखते हैं क्या है। संध्याकर नंदी ने रामचरितश्लेष की रचना की है जिसमें महाकाव्य के नायक राम की कथा के अतिरिक्त पाल नरेश रामपाल का विवरण दिया। ये भी सही है दोस्तों, ये दो सही है। और ये इसकी व्याख्या करो, क्योंकि इसमें देखिए इसमें दरबारी कवियों की बात की गई है और ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका ए आर सही, दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं।
पूर्व मध्यकाल में क्षेत्रीय राजनीति के उदय के साथ साथ दरबारी कवियों द्वारा राजाओं की जीवनी लिखने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। क्योंकि संध्याकर नंदी रामचरित श्लेष शैली में लिखा गया है। रामचरित किस शैली में? श्लेष शैली में लिखा गया है। और इस महाकाव्य में नाटक रामचरित की कथा के अतिरिक्त पाल नरेश रामपाल के भी विवरण है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी व्याख्या हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 उसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे तो आज की हमारा जो 10 क्वेश्चन सीरीज है वो खत्म हो जाएगी। तो आज 10 क्वेश्चन इसमें समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अभिकथन ए और कारण मतलब तर्क आर, असर्शन और रीजन। अभिकथन मतलब असर्शन और आर मतलब रीजन। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सैन्य शक्ति में भारत के एक बड़े भाग को समेकित किया है। किसने? दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सैन्य शक्ति को भारत के एक बड़े भाग को समेकित किया है। दिल्ली सल्तनत की मुख्य विशेषता यह थी कि उन्होंने इस्लाम और कुछ आदिवासी संबंध स्थापित करके अभिजात वर्ग को अपने सैनिक शक्ति का आधार बनाया है। ओके दोस्तों, तो ये देखिए ये दोनों सही है और ये जो आर है वो एक ही सही व्याख्या फ्लो में हम आप लोगों को गलत आंसर बता दिए। देखिए, दिल्ली के सुल्तानों में अपनी सैन्य शक्ति भारत के एक बड़े भाग पर समेकित की थी, ये गलत है। ठीक है, भारत के बड़े भाग को समेकित नहीं कर पाया था। दिल्ली सल्तनत की प्रमुख विशेषता थी कि उनके इस्लाम और कुछ आदिवासी संबंध स्थापित करके अभिजात वर्ग को अपनी सैनिक शक्ति का आधार बनाया था। कथन आर सही है और ए गलत है। तो इसका चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही रहेगा। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कथन ए गलत है और आर सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में मुख्य विशेषता यह था कि उन्होंने इस्लाम कुछ आदिवासी संबंध स्थापित करके सैनिक अभिजात वर्ग को अपने सैनिक शक्ति का आधार बनाया था। परंतु दिल्ली सुल्तानों ने अपनी सैन्य शक्ति के बड़े भूभाग को समेकित करने में सफल नहीं हुए थे। ठीक है, इसमें सफल नहीं हुए थे, लेकिन इसमें देखिए गलत क्यों है। और इसमें बताया गया कि बड़े भूभाग को समेकित कर लिया था, बल्कि ये असफल थे, इसमें समेकित करने में असफल थे। ओके दोस्तों, असफल थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तुर्कान चहलगानी का उल्लेख किसने पहले किया था? ऑप्शन ए तबकात इ नासिरी, फुतुहात उस सलातीन, किताबुल रहला में, खजान सॉरी दोस्तों खजानुल फुतूह में। इससे तो कोई मतलब, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के काल। तुर्कान चहलगानी इल्तुतमिश के टाइम पीरियड का है। ये फुतुहात उस सलातीन में किया गया है। फुतुहात उस सलातीन की पुस्तक है, ये इसामी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये इसामी की पुस्तक है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तुर्कान चहलगानी का उल्लेख सर्वप्रथम अबुल मालिक इसामी ने अपनी रचना फुतुहात उस सलातीन में की थी। इसामी बहमन शाह के काल के इतिहासकार था। इसामी का था बहमन शाह के शासनकाल का इतिहासकार था। ज्ञात है कि इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों को एकजुट बनाया। तुर्कान चहलगानी कहलाता था। ठीक है, तुर्कान चहलगानी, क्योंकि 40 गुलामों का एक गुट बनाया था, इसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा आज का 10 क्वेश्चन सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे 21 से 30 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, 21 से 30 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग उसमें देखेंगे। और आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके जो कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और कमेंट लिंक में
कमेंट में हमारे टेलीग्राम लिंक को पिन किया गया, आप जाके टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको बता ही दिए हैं कि प्लेलिस्ट में ही सारा सेट दिया गया, तो आप लोग सारा सेट जाके देख सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।